कहते हैं तर्क और विचार विमर्शी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल। और भारतीय लोकतंत्र में इस अहम विचार विमर्श को गहराई देने का एक महत्वपूर्ण जरिया है हमारी संसदीय समितियां। हाँ, और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि ये समितियां सरकार की विरोधी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसकी पूरक हैं, मतलब एक तरह से मददगार। और उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को इनकी सिफारिशों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये तो काफी जरूरी बात है। तो आज हम इन्हीं संसदीय समितियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। खासकर इंडियन एक्सप्रेस में जो हाल में लेख छपे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। हाँ, तो कोशिश करेंगे समझने की कि इनका असली महत्व क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं इनके काम में और इन्हें मजबूत कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं जिन्हें या तो लोकसभा या राज्यसभा चुनती है या फिर जो स्पीकर या चेयरमैन होते हैं वो नामित करते हैं। अच्छा। इनका मुख्य काम है संसद के काम में हाथ बटाना, खासकर वो काम जिनमें ज्यादा डिटेल में जाना होता है या कोई खास जानकारी चाहिए होती है। मतलब जो काम पूरे सदन के पास करने का शायद वक्त ना हो। हाँ बिल्कुल, या फिर जिसके लिए खास विशेषज्ञता की जरूरत हो। ये समितियां फिर अपनी रिपोर्ट वो सदन को या सीधे स्पीकर या चेयरमैन को सौंप देती हैं। और इनका कोई संवैधानिक आधार भी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है? हाँ देखिए, सीधे तौर पर समिति शब्द का उल्लेख शायद वैसे ना मिले, लेकिन अनुच्छेद 105 है जो सांसदों के विशेषाधिकारों की बात करता है। हाँ। और अनुच्छेद 118 जो संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। तो इन्हीं शक्तियों के तहत ये समितियां बनती हैं। अच्छा, मतलब नियमों के तहत बनती हैं। और ये समितियां भी अलग अलग तरह की होती हैं शायद? हाँ, मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक होती हैं स्थायी समितियां, मतलब स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज, हाँ। ये परमानेंट नेचर की होती हैं, मतलब लगातार काम करती हैं और हर साल इनका पुनर्गठन होता है। जैसे वित्त समिति हो गई या फिर डीआरएससीज। डीआरएससीज ये क्या है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, यानी विभागीय स्थायी समितियां। ये अलग अलग मंत्रालयों के काम पर नजर रखती हैं, उनके बजट, उनके विधेयकों की जांच करती हैं। ओह अच्छा। और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां, यानी एड हॉक कमिटीज। हाँ, ये किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई खास बिल आया, उसकी गहराई से जांच करनी है तो उसके लिए एक प्रवर समिति बन सकती है, या फिर कोई बड़ा मुद्दा आ गया तो उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब जेपीसी बन सकती है। काम खत्म होने पर ये भंग हो जाती हैं। समझ गए। तो समितियां बन गई, काम भी पता चल गया, लेकिन इनका असली वजन कितना है? क्या इनकी बातें मानना सरकार के लिए जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और यहीं पर इनका महत्व और चुनौती दोनों छिपी हैं। अच्छा। देखिए, टेक्निकली इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी तौर से बंधी हुई नहीं है। तो फिर फायदा क्या? फायदा ये है कि ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। इनमें लगभग सभी पार्टियों के सांसद होते हैं, उनके संख्या बल के अनुपात में। ये बंद कमरों में मीटिंग करती हैं। इसका एक फायदा ये है कि सांसद पार्टी लाइन से हटकर ज्यादा खुलकर और बिना मीडिया के दबाव के मुद्दों पर बहस कर पाते हैं। अच्छा, बंद कमरे में इसलिए ताकि खुलकर बात हो सके। हाँ, ज्यादा फोकस मुद्दे पर रहता है, ना कि राजनीतिक बयानबाजी पर। और ये समितियां विशेषज्ञों को बुला सकती हैं, लोगों से राय ले सकती हैं। इससे जो कानून बनता है वो ज्यादा बेहतर और सोचा समझा होता है। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में गहराई आती है। बिल्कुल। और सरकार के कामकाज पर भी ये पैनी नजर रखती हैं। इनकी रिपोर्ट्स भले ही बाध्यकारी ना हो, पर वो पब्लिक डोमेन में आती हैं। हाँ। मीडिया में डिस्कस होती हैं, जिससे सरकार पर एक नैतिक दबाव बनता है। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी टूल है ये। बिल्कुल, कार्यकारी जवाबदेही तय करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यही चुनौती भी है। क्या चुनौती? सिफारिशें ना मानना। हाँ, एक तो वो कि सिफारिशें सलाहकार हैं, बाध्यकारी नहीं। दूसरा, कई बार इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसका कोई ठीक से फॉलो अप नहीं होता। मतलब एक मजबूत तंत्र की कमी है। और एक और बड़ी समस्या है संसाधनों की। स्टाफ की कमी, रिसर्च सपोर्ट की कमी। ये बात 2002 में NCWRC यानी संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना था, उसने भी उठाई थी। और मैंने ये भी सुना है कि इन समितियों की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति भी कम रहती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विडंबना देखिए, हम इन्हें मिनी पार्लियामेंट कह रहे हैं, लेकिन इनमें सांसदों की औसत हाजिरी करीब 50% के आसपास ही रहती है। ओह! जबकि संसद सत्र में ये 80% से भी ज्यादा होती है।
तो ये दिखाता है कि शायद समितियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। और ऊपर से संसद की बैठकें भी कम हो रही हैं। कम दिन संसद चलती है तो कई जरूरी बिल बिना समिति की जांच के ही पास कर दिए जाते हैं। हाँ, ये भी सुनने में आता है। आंकड़े बताते हैं कि 16वीं लोकसभा में सिर्फ 17% बजट अनुदान मांगों पर ही विस्तार से चर्चा हो पाई थी, बाकी बिना चर्चा के पास। ये ठीक नहीं है। और क्या राजनीति का असर भी पड़ता है इन पर? देखिए, कोशिश तो ये रहती है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करें, लेकिन कई बार पार्टियों का दबाव या प्रभाव देखने को मिलता है। और एक दिक्कत ये भी है कि कुछ समितियां, खासकर DRCs, उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। एक DRC के पास कई मंत्रालय होते हैं, तो हर मंत्रालय के काम की गहराई से जांच करना मुश्किल हो जाता है। ये तो काफी सारी चुनौतियां हो गई। जाहिर है इन्हें ठीक करने की जरूरत है। तो क्या उपाय सोचे जा रहे हैं? हाँ, कई स्तरों पर सुधार की बात होती है। सबसे पहला तो यही कि समितियों को ज्यादा ताकत दी जाए, मतलब उन्हें बेहतर रिसर्च सपोर्ट मिले, विशेषज्ञ सलाहकार मिले। स्टाफ बढ़ाया जाए? हाँ, स्टाफ बढ़ाया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा, एक सिस्टम बने जिससे ये ट्रैक हो सके कि उनकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही हुई। एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR। बिल्कुल। मंत्रालयों के लिए अनिवार्य हो कि वो एक तय समय में ATR दें, और अगर किसी सिफारिश को नहीं मान रहे हैं तो उसका कारण लिखित में बताएं। ये तो बहुत जरूरी लगता है। तीसरा, ये सुझाव भी आता है कि ज्यादातर विधेयकों को, खासकर जो फाइनेंस से जुड़े नहीं हैं, उन्हें समितियों के पास भेजना अनिवार्य कर देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है। अभी ये सरकार पर निर्भर करता है। अनिवार्य करने से जांच प्रक्रिया मजबूत होगी, साथ ही DRCs का काम थोड़ा हल्का किया जा सकता है। शायद मंत्रालयों का बंटवारा और बेहतर तरीके से हो। और सांसदों की उपस्थिति का क्या? उसके लिए भी कुछ सोचना होगा। शायद कोई इंसेंटिव हो या नियम थोड़े सख्त किए जाएं। नए सांसदों के लिए खास ट्रेनिंग हो सकती है इन समितियों के काम को लेकर। और आखिर में पारदर्शिता। रिपोर्ट्स आम लोगों को आसानी से समझ आएं, ऐसी भाषा में हो। तकनीक का इस्तेमाल हो, जैसे कंसल्टेशन वगैरह, ताकि आम नागरिक भी अपनी बात रख सकें। तो कुल मिलाकर ये समितियां हमारे लोकतंत्र और गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। निसंदेह। लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएं, इसके लिए जो चुनौतियां हैं उनसे निपटना होगा, और ये जो सुधार के सुझाव है उन पर अमल करना होगा। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये पूरी चर्चा UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। शासन, जवाबदेही, विधायी प्रक्रिया, ये सब कोर टॉपिक्स हैं। हाँ, तो अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और संसदीय समितियों पर आपकी अपनी क्या विचार हैं या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ? कि संसदीय सुधार तो ठीक है, वो तो होते रहेंगे, पर क्या हम और आप, मतलब आम नागरिक, इन समितियों के काम को और प्रभावी बनाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे?